नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2022 के दृष्टिगत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे उनके कुछ और ज़्यादा जुड़े हुए कनेक्टेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ मेमोयर, मेमोयर क्या चीज़ होती है। तो बता दें आपको, इससे 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये तीनों एक साथ ही आपको लेके चलने हैं, सिंगल सिंगल लेके नहीं चलने हैं। एक रहता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी मीन्स आत्मकथा किसी और के द्वारा लिखी गई होती है और इसमें ज़रूरी नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि ऐसी आत्मकथा नहीं बोलेंगे, इसको जीवनी बोलेंगे। बायोग्राफी मीन्स जीवनी, और जीवनी का मतलब हुआ ये कि किसी के जीवन की कथा जब वो स्वयं न लिख के कोई और लिखता है, ठीक है बात। और जब कोई और लिखेगा तो वो पहले मैटर इकट्ठा करेगा, पहले उसके जीवन के कुछ फैक्ट्स लाएगा, पूछेगा, कहीं से भी सोर्स से वो सेलेक्ट करेगा और फिर जाके उस व्यक्ति विशेष की जीवनी वो लिखेगा। ये हो गया आपका क्या, बायोग्राफी, ठीक है बात। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या रहता है कि आपको ना कि कहीं से फैक्ट इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी लेखक, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने बारे में लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी रहेगी, हिंदी में आत्मकथा कहा जाएगा। और वो अपने फैक्ट और डाटा सारा तो अपना जानता ही होता है ना, तो वो हो गई ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। और समटाइम्स इसको घुमा फिरा के भी पूछते हैं, तो उस बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना मेमोयर, मेमोयर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मेमोयर में क्या करता है, ये लाइक ऑटोबायोग्राफी होता है, यानी ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है। एग्जैक्टली ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है, लेकिन फिर भी की तरह होता है, इसीलिए इसको मेमोयर नाम दिया गया। तो मेमोयर में क्या रहता है, जीवन में जो जैसे कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो जीवन में खास लोग आए होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बतलाता है बजाय अपने। तो यहाँ देखिए 2 डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मोर फोकस्ड दैन एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब मोर जो फोकस्ड किया जाता है वो दैन एन ऑटोबायोग्राफी पे ना फोकस करके अ मेमोयर इज़ एन इंटीमेट लुक एट अ मोमेंट्स इन टाइम। तो जो पल होते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ समय उसने जिया होता है किसी के साथ, या कोई भी कुछ खास लम्हे, कुछ खास लोग, उनका डिस्कस करता है वो अपनी आत्मकथा के अंदर। तो वो मेमोयर मतलब अपने बारे में नहीं बताकर एग्जैक्टली उसको अलग किया गया कि उन घटनाओं को डिस्कस करे, उन लोगों को डिस्कशन करे, तो फिर हो गया मेमोयर, ठीक है बात। एक डेफिनेशन और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अ मेमोयर इज़ ए नरेटिव, नरेटिव रहता है ये रिटन फॉर्म, नरेटिव नॉन नरेटिव रहता है। तो ये नरेटिव होता है, ठीक है। इसमें कुछ काल्पनिक भी लिखा जा सकता है। रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आथर, अब ये आथर ही अपने हिसाब से लिखेगा अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके ज़िंदगी में जो खास चीज़ें हुई होंगी, जो अभी हम बोल रहे थे, उनके बारे में लिखेगा। इट्स ऑफन कन्फ्लेटेड विद ऑटोबायोग्राफी, ये बायोग्राफी से जुड़ी चीज़ें हैं, बट देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, लेकिन कुछ खास इसमें अंतर होते हैं। होपफुली देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये सारे ही क्वेश्चन हैं और ज़रूरी नहीं, समटाइम्स होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ बायोग्राफी, तो बायोग्राफी मीन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, ऑटोबायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ। इतने से काम हो गया, इतने से काम नहीं होगा, वो घुमा देते हैं, 3-3, 4-4 लाइन की एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उसमें से आपको समझना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए कि वो छात्र तो बहुत अच्छा है, अध्यापक तो बहुत अच्छा है, लेकिन छात्र बहुत ख़राब है, ठीक है। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बात। तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच लगा है एंटीथेसिस। तो जो एंटीथेसिस लगा हुआ फिगर ऑफ स्पीच, इसको हमने समझाने की कोशिश की है। आइए यहाँ डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ग्रीक एंटीथीटन अपोजिशन, यहाँ पे कुछ थोड़ी विरोधाभास बातें रखी जाती हैं और ये जक्स्टापोजिशन में रखी जाती हैं। जक्स्टापोजिशन ये मेन वर्ड है, ये इसका की वर्ड है, ठीक है बात। जक्स्टापोजिशन मीन्स होता है अंतर करके रखते हैं, मेल करके रख देते हैं 2 बातों को, ठीक है। ऐसे कुछ और फिगर ऑफ स्पीच हैं, जैसे आप अगर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने बैठेंगे तो लाइफ इज़ बिटर स्वीट, तो वहाँ पे बिटर और स्वीट 2 विपरीत बातें एक साथ रखी हुई हैं। और एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में यही अंतर है कि एंटीथेसिस के अंदर 2 स्टेटमेंट एक साथ रखे होंगे विपरीत और बजाय शब्दों के, ठीक है बात। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम बात करें, ये सामने ही आप देख रहे हैं, अध्यापक तो अच्छा है लेकिन स्टूडेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए
और जबकि अगर यही वो होता ना, मतलब ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता तो बैड टीचर लिखा होता, यानी गुड के साथ बैड लिखा होता। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, पुअर स्टूडेंट हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं ध्यान से। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इररिकॉन्सिलेबल अपोजिट्स और स्ट्रांगली कंट्रास्टिंग आइडियाज़। देखो बिल्कुल विपरीत विचार रख दिए जाएंगे, कंट्रास्ट विपरीत विचार रख दिए जाएंगे। प्लेस्ड इन शार्प जक्स्टापोजिशन, बिल्कुल साफ सामने आमने सामने मेल मिलाप करते हुए। एंड सस्टेन टेंशन, और समझ नहीं आएगी बात कि हम इसमें क्या समझें, मतलब अच्छा अध्यापक तो है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो इसको हम क्या समझें। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एज इन द सेइंग आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे और पेश किया जा रहा है कि जो आर्ट होती है वो लंबे समय में आती है, लेकिन समय तो आसानी से चलता रहता है। तो ये चीज़ है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। यहाँ पे लिखा है दैट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब देखिए कैसा लिखा हो कि एक कदम, छोटा सा एक कदम इंसान बढ़ाए और उसको पूरी मानव जाति का उसका फ़ायदा मिलेगा, ये नील आर्मस्ट्रांग ने कहा। अब यहाँ पे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल आप देख रहे हैं, वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर्स। हमें सीखना चाहिए भाईचारा बनाकर भाई भाई की तरह रहने के लिए साथ साथ, और पेरिश टुगेदर एज फूल्स, या फिर गधों के तरीके खुद को नष्ट कर ले। तो देखिए ये मार्टिन लूथर ने कहा है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हमें सीखना चाहिए क्या चीज़, साथ साथ भाईचारा बना के रखें, भाई भाई बन के रखें, या खुद को बर्बाद कर लें गधों की तरह, तो मूर्खों की तरह। ये गधा मतलब मूर्ख, फुल्स। ठीक है बात। नेक्स्ट है एवरीबडी डजंट लाइक समथिंग बट नोबडी डजंट लाइक सारा ली। तो हर कोई कुछ तो पसंद करता है, लेकिन बट नोबडी डजंट लाइक सारा ली। सारा ली एडवर्टाइजिंग स्लोगन है एक। ठीक है, तो सबको, मतलब इसमें कह रहे हैं कि एवरीबडी डजंट लाइक समथिंग, मतलब हर कोई कुछ पसंद करता है, लेकिन सब कोई नहीं सारा अली को पसंद करता है। थोड़ी विपरीत बातें इसमें देखो दिखा रही हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, एक और पढ़ देते हैं आपके लिए। अनलाइक शॉर्ट साइटेड इकोसेंट्रिक ह्यूमंस, God sees with equal eye the fall of a hero and a sparrow, the destruction of an atom or a solar system। अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये कुछ पढ़ लेने चाहिए, पढ़ लेने से क्या रहेगा कि इन्हीं में से कोई एक आ जाने वाला है। स्पीच इज सिल्वर, बढ़िया देखिए शानदार लिखा हुआ है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलना तो चांदी है, लेकिन चुप रहना सोना है। अब देखिए अजीब बात है कि बोलें कि ना बोलें, किसको बेहतर समझें। तो ये सोर्सेस में अननोन लिखा हुआ है कि किसने ये कहा है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस के हैं, एग्जाम्पल हैं इसके, और इनको पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ ही शामिल कर लिए हैं दोस्तों, और इनको साथ साथ आपके बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवर्स लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ। लव्स लेवर लॉफ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक ड्रामा है, नाटक है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किस प्रकार का है, ये किसका उदाहरण है, क्या ये कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है, या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर है, प्रॉब्लम प्ले है, रोमांटिक प्ले है। तो दोस्तों ये देखिए टिक भी लगा हुआ है, द कॉमेडी ऑफ मैनर है। अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए इसके अंदर जो लिखी हैं। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर। इट इज़ अ कॉमेडी बट यंग लव विद एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। तो चलिए दोस्तों आपको एक काम दे देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक काम दे रहे हैं कि लव्स लेवर लॉस्ट पब्लिश कब हुआ था और इसकी थीम क्या है। ये दो क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको आता है कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस पर बिल्कुल बहुत शार्प एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। एक वीडियो यहाँ पे डालेंगे, लव्स लेवर लव से बनने वाले सारे क्वेश्चंस प्लस पब्लिश डेट, सोर्स, सब चीज़ें बताएंगे उसमें। ठीक है बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए इन चारों में से कौन जाना जाता है, तो बेकन जाने जाते हैं। अच्छा होता क्या है दोस्तों कि अभी फोर राइटर हम लोगों को बताए जाते हैं कि 4 राइटर्स से ही पूछा जाएगा, जॉन गैल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। हम इनसे पूछ लेते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जब क्वेश्चन पेपर आता है कुछ जो राइटर्स रहते हैं ना वो कुछ बाहरी आ जाते हैं। एक्चुअली वो बाहरी नहीं होते, वो इन राइटर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, या तो इनके काम के समय पर उन्होंने इसी लेवल का
काम किया होगा, या फिर इनके बारे में कुछ कहा होगा, या फिर इनके बारे में उन्होंने इन मेन 4 राइटर्स ने कहा होगा. समवेयर दे आर कनेक्टेड विद दीज 4 राइटर्स, दैट्स वाई दे हैव बीन चूजन एज, यहाँ पे जो पूछे गए क्वेश्चन उस रूप में उनको चूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसको भारी क्वेश्चन नहीं कहेंगे और इस चीज़ को समझेंगे. फ्रांसिस बेकन विलियम शेक्सपियर के समय के राइटर हैं संभवतः. फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश रिनाइसेंस स्टेटमेंट एंड फिलोसफर. रिनाइसेंस का मतलब बता दूं दोस्तों, ये कभी कभी वर्ब उसमें वर्ड में पूछ लिया जाएगा, यानी ग्रामर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर. तो रिनाइसेंस मीन्स होता है पुनर्जागरण. ठीक है, फिलोसफर भी थे और पुनर्जागरण के समय पर स्टेटमेंट मतलब उस समय के राइटर थे और फिलोसफर थे. बेस्ट नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, और इनको जो सबसे ज़्यादा नाम मिला है ना, ये एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों. एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द. अब देखिए, जॉन गैल्सवर्दी बहुत ही शानदार राइटर हैं. देखिएगा, अभी हम क्या करते हैं ना, देखो 3 राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर, और चौथे राइटर आपके जॉन गैल्सवर्दी. अब देखिए, तीनों ही बड़े बड़े नाम लिए मैंने. जॉन मिल्टन बहुत बड़े नाम है ना, और प्रकृति की दुनिया की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा नाम है, और रोमांस की बात करें, ड्रामा की बात करें, सोनेट की बात करें, विलियम शेक्सपियर बहुत बड़ा नाम है. और यहाँ पे जॉन गैल्सवर्दी के इतना बड़ा नाम नहीं दिखता है इन तीनों के अपेक्षा. लेकिन जॉन गैल्सवर्दी के बारे में बता दें दोस्तों कि 1932 ईस्वी में इन्होंने फोस्टाइल सागा लिखा था, उसके बनस्पत इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और बाकी की जो 3 राइटर हैं इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को जानना. और फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कि एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, किस चीज़ से. तो ये बता दूँ, मैं समाज के ऊपर लिखते थे. इनका स्ट्राइप नाटक जो था ना, वो बहुत ज़्यादा इनका लेख पसंद किया गया, और ये संघर्ष के बारे में समाज से जुड़ के ज़मीनी स्तर पर लिखते थे और वास्तविक बातें लिखने की कोशिश करते थे. ये दिमाग में रखिएगा. तो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनारो, ये इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वास्तविकता से जुड़ा लिखते थे, समाज से जुड़ा लिखते थे. ठीक है बात. जस्टिस इनका बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस. ठीक है बात. इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, डिस्कस करते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, की क्या गा रही है वो या क्या गाती है. परहैप्स द प्लेनेटिव नंबनेस फ्लो द अबव मेंशन लाइन्स अपीयर इन. ये नीचे ऊपर की लाइनें कहाँ आती हैं, ये जो नहीं गा रही है ना, तो ये द सॉलिटरी रिवर एक पोएम है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की, और उसमें इन्होंने कहा है इस लाइन को. ठीक है. और सॉलिटरी रिवर से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सॉलिटरी रिवर है ना, वो लड़की किस देश की है, उसमें जो इंडिकेट किया गया है. तो स्कॉटलैंड की एक क्लास है, बालिका है. ठीक है. उसको यहाँ पे उसकी मतलब एक प्रकार से वो मेन किरदार है इस सॉलिटरी रिपर का. द लाइन्स विल नो, ये वाली लाइन्स ही वापस से रिपीट पढ़ रहे हैं. ठीक है. परहैप्स द प्लैनेटिव नमनेस नाउ अपीयर इन द सॉलिटरी रिपर बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस. शेक्सपियर का बहुत ही एक प्ले पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये. द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स. ये किस लिटरेरी फॉर्म से है. कॉमेडी से है, रोमांस से है, हिस्ट्री से है. आप सोचेंगे टिक लगाए तो ट्रेजिक कॉमेडी से है. बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीज़ें और जाननी ज़रूरी है, वो समझिए. ट्रेजिक कॉमेडी से ही है. और ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब ऐसा होता है कि भाई कष्ट तो आता है, लास्ट में दुख तो आता है ऐसे नाटकों में, लेकिन वो अंततः जो अंतोगत्ता होता है वो होता है कि वो कॉमिक में बदल जाता है. तो इसका जो अंतिम सीन है ना, वो बहुत ही कॉमिकल है, और वो शाइलॉक से बचा लेती है पोर्सिया एज अ लायर, है ना, एंटोनियो को. तो उसके बाद रिंग दे देती है बेसोनियो को, रिंग ले लेती है बेसोनियो से. वो रिंग होती है वो वाली एंगेजमेंट वाली. और फिर जाके वहाँ पर ये साबित करने के लिए मैंने ही बचाया है, वहाँ पर अपने महल में जब वापस आते हैं लोग, तब वहाँ वो बताती है, और तब सारी बातें कॉमिकली वो चीज़ें आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. ठीक है बात. तो ये है इसका. और यहाँ पे साइलॉक मैंने डिस्कस किया. साइलॉक इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलन है, पोर्सिया इसकी हीरोइन है, और बेसोनियो और एंटोनियो दोस्त थे. और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसके ऊपर लिखा गया ये टाइटल है, वो एंटोनियो है. ठीक है बात. और ये दोनों बहुत सच्चे दोस्त थे, बेसोनियो और एंटोनियो ने ही मदद करी थी बेसोनियो की, तब वो पहुंच पाया था पोर्सिया से विवाह करने के लिए. ठीक है बात. और उसी को पैसा देने के वजह से उसने शाइलॉक से लोन लिया था. शाइलॉक की बेटी का नाम जेसिका था. ठीक है. और
शार्लॉक ने कहा था 1 पाउंड फ्लैश लूँगा अगर तुम समय से पैसा नहीं दे पाते हो, और इसी बात का उसने मुकदमा किया था जिससे पोर्शिया ने उसको बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर एक नाटक है इनका, इन्होंने लिखा है। किंग लियर में इनकी 3 बेटियाँ होती हैं, ठीक है बात, और ये कह रहे हैं कि इसकी थीम क्या है, फेमस प्ले ये जो है इनकी, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम जो है ना वो है फिलियल इनग्रेटिट्यूड। देखो इसमें ग्रेटिट्यूड मतलब होता है जैसे कोई आपका आभार माने, आपने कुछ बेहतर उसके साथ किया तो आभार माने, इनग्रेटिट्यूड। और इनग्रेटिट्यूड वो मतलब कि जो ग्रेटिट्यूड है वो फिलियल यानी कि असफल रहा। इन्होंने क्या किया था ना, किंग लियर की बात करें, इनकी 3 बेटियां थीं, 3 बेटियों में 2 बड़ी बेटियों को इन्होंने पूरा अपना राजपाट दे दिया था और उन्होंने इस ग्रेटिट्यूड को नहीं समझा था। और छोटी बेटी जिसको कुछ नहीं दिया था क्योंकि वो सच बोली थी, है ना, उसने कहा था कि देखो मैं आप, बाकी 2 बेटियों ने कहा था, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बड़ाई करी थी, ये आप दुनिया के सबसे अच्छे राजा हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, वगैरह वगैरह करके उनको झूठ बोल के उनके मतलब पैसे को ले लिया था। जब उन्होंने कहा था चलो मेरी जो भी बेटियां मेरी तारीफ़ करेंगी, मेरी कौन बेटी अच्छी है, मैं तो मैं ये जानूंगा, मैं उसको अपनी दौलत दे दूंगा। तो छोटी वाली बेटी ने कहा था मैं एज अ डॉटर और एज अ फादर मैं आपसे जीवन भर प्यार करूंगी, लेकिन आप ये कहें कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो ये बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कल को मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति से भी प्यार करूंगी, अपने बच्चों से भी प्यार करूंगी। तो ये बात राजा को बहुत बुरी लग गई थी और उसने इसको कुछ नहीं दिया था। लेकिन अंततः हुआ क्या था, वो जो 2 बेटियां झूठ बोलकर इसकी दौलत ले गई थी वो दगा दे देती हैं और इसको बहुत परेशानी होती है और बाद में यही बेटी इसकी मदद करती है। चलिए आपके लिए भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हैं कि इन 3 बेटियों के नाम क्या थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें जो हैमलेट है ना, हैमलेट में कैरेक्टर डज नॉट, इसमें 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, क्लॉडियस, कैसियो, पोलोनियस, ऑफिलिया, ये 4 कैरेक्टर दिए गए हैं। इनमें से 3 कैरेक्टर हैमलेट के नहीं हैं दोस्तों। तो कौन कौन से नहीं, देखो जो ऑफिलिया है ना, ऑफिलिया बेटी है पोलोनियस की, ठीक है बात, और प्रेमिका है हैमलेट की। क्लॉडियस इसका जो है मेन विलन है, ठीक है, और कैसियो इसमें नहीं है, ठीक है। डिटेल और पढ़ते हैं इसकी। कैसियो इज द फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो के अंदर एक काल्पनिक किरदार है कैसियो बाय शेक्सपियर। कैसियो इज अ हैंडसम एंड कैरिस्मेटिक, यानी बहुत शानदार है और जो कोई देखता है इसके ऊपर फिदा हो जाता है, कुछ ऐसा कैरेक्टर है। हाउएवर अदर 3 कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द प्ले हैमलेट। 3 कैरेक्टर जो मैंने बताया, ऑफिलिया, पोलोनियस, कैलेडियस, ये 3 कैरेक्टर हैमलेट के हैं। दीज आर ऑफिलिया, कैलेडियस एंड पोलोनियस। पोलोनियस इज द कैरेक्टर दैट प्लेज द रोल ऑफ चीफ काउंसलर ऑफ द प्लेज हैमलेट। हैमलेट में चीफ काउंसलर है। एंड ऑफिलिया इज़ द डॉटर ऑफ पोलोनियस, और जो पोलोनियस की बेटी ऑफिलिया है वो प्रेमिका है किसकी, हैमलेट की, और धोखे से पोलोनियस की मृत्यु धोखे से मार देता है। धोखे से मारता नहीं, धोखे से पोलोनियस मर जाता है हैमलेट से, ठीक है। तो इस बात से आघात पहुंचता है ऑफिलिया को और वो बाद में वो भी मर जाती है, ठीक है बात। ये बड़ी अच्छी और बड़ी दुखद कहानी है ना, तो ट्रेजेडी है ये दोस्तों। तो ये सारे इनको हैमलेट को मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप इस पूरे इसके क्वेश्चन आंसर प्लस इसकी कहानी सुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया आज क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो दोस्तों बस मुझे प्रोत्साहन के लिए आपका एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, तो आगे काम करने में दिल लगता है दोस्तों। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।